डियर स्टूडेंट्स, आज की ई लर्निंग कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 3 नियोजित विकास की राजनीति का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वे हैं योजना आयोग और उसके कार्य, नियोजित विकास की उपलब्धियां, खाद्य संकट और उसके परिणाम। ये टॉपिक्स आज हम करेंगे। और सबसे पहले हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है योजना आयोग और उसके कार्य। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आजादी के बाद भारत की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बड़ी जर्जर व्यवस्था में थी। तो इस सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक नियोजित आर्थिक नीति की आवश्यकता भारत को थी। और इसको पूर्ण करने के लिए भारत ने नियोजित विकास को अपनाया। और नियोजित विकास के अंतर्गत हमने योजना आयोग का गठन किया। 15 मार्च 1950 को भारतीय सरकार ने योजना आयोग का गठन किया और इस आयोग ने 18 मार्च 1950 को अपना कार्य आरंभ किया। अब इस आयोग की रचना कैसे है वो मैं आपको स्पष्ट करूंगा। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक सचिव होता है एवं एक सचिव। इन 3 सदस्यों के अलावा इस आयोग के 14 अन्य सदस्य होते हैं। इस प्रकार से आयोग के कुल सदस्य की संख्या हो गई 17। देश का प्रधानमंत्री इस आयोग का अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा 7-8 मंत्री इस आयोग के सदस्य होते हैं और 6-7 अन्य सदस्य होते हैं। इस प्रकार से कुल आयोग के सदस्यों की संख्या 17 हो जाती है। इस आयोग में कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं? योजना एवं राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री आदि इसमें शामिल होते हैं। इस समय इस आयोग के अध्यक्ष श्री राजीव कुमार हैं। इस समय इस आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार हैं। और अध्यक्ष इस समय भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। और इस समय इस आयोग को नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। वर्तमान सरकार द्वारा इस आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो अब नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार हैं। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था और देश के लिए आर्थिक विकास की योजनाएं तैयार करना था। उन्हें कारकों का पता लगाना था जो देश के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं और उन कारकों के समाधान इस आयोग को सुझाने थे। तो इस प्रकार से इस आयोग ने 18 मार्च 1950 को अपना कार्य आरंभ किया और देश में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लागू हुई।
वर्तमान में हम 13वीं पंचवर्षीय योजना में चल रहे हैं और 13वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2017 से चालू हुई है और यह 31 मार्च 2022 तक चलेगी। 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। तो इस प्रकार से आपको योजना आयोग की रचना स्पष्ट हो गई होगी। अब हम बात करते हैं योजना आयोग के कार्यों की। जो सबसे पहला कार्य है योजना आयोग का वह है देश के संसाधनों का अनुमान लगाना। योजना आयोग देश में मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों का अनुमान लगाने का कार्य करता है। देश के विकास के लिए इन दोनों संसाधनों की आवश्यकता होती है। देश में प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज पदार्थ, कच्चा तेल, अन्य तत्व, खनिज तत्व आदि भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। तो इन प्राकृतिक संसाधनों और मानव संसाधन का अनुमान लगाकर योजना आयोग भारत की सरकार के सामने उनका लेखा जोखा प्रस्तुत करता है कि इन प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों से हम किस प्रकार से देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं, यह सरकार के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। दूसरा है योजनाएं बनाना। योजना आयोग देश के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का कार्य करता है। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को लागू हुई और वर्तमान में हमारी 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है जो 1 अप्रैल 2017 से लागू हुई और 31 मार्च 2022 तक चली। तो इस प्रकार से योजना आयोग देश के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का कार्य करता है। तीसरा हमारा पॉइंट है सिफारिशें करना। योजना आयोग देश के आर्थिक विकास के लिए सिफारिशें करने का कार्य करता है। योजना आयोग यह निर्धारित करता है कि देश के आर्थिक विकास के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, देश के आर्थिक विकास में कौन से कारक बाधा पहुंचा रहे हैं और किन इन कारकों के समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। ये सब सिफारिशें योजना आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को करता है। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई समस्या योजना आयोग के सामने रखती है तो उस समस्या के समाधान के बारे में भी योजना आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अगला है हमारा आर्थिक विकास में बाधक कारकों का पता लगाना। जैसा कि मैंने बताया आपको कि योजना आयोग देश के आर्थिक विकास के लिए योजना निर्माण का कार्य करता है और देश के आर्थिक विकास में कौन से कारण बाधक हैं उन कारकों का पता लगाने का कार्य भी योजना आयोग करता है। और इसके साथ साथ योजना आयोग उन कारकों को कैसे दूर किया जा सकता है, उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, यह भी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश करता है। लास्ट हमारा पॉइंट है इसमें योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति का मूल्यांकन। योजना आयोग न केवल योजनाएं बनाने का कार्य करता है बल्कि उन योजनाओं को लागू करने का कार्य भी योजना आयोग करता है और योजना आयोग यह भी देखता है कि ये उसके द्वारा बनाई गई योजनाएं पूरी तरह लागू हुई है या नहीं और उनका मूल्यांकन का कार्य भी करता है। योजना आयोग यह देखता है कि उसके द्वारा बनाई गई योजना और लागू की गई योजना किस हद तक सफल हुई है,
उसमें कितनी प्रतिशत हमें उस योजना में हमें सफलता प्राप्त हुई है, यह कार्य भी योजना आयोग करता है। तो इस प्रकार से पहला टॉपिक हमारा योजना आयोग और उसके कार्य आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब मैं अगला टॉपिक नियोजित विकास की उपलब्धि आपको स्पष्ट करूंगा। इस टॉपिक में हम यह स्पष्ट करेंगे कि नियोजित विकास के अपनाने के बाद हमने किन उपलब्धियों को प्राप्त किया। क्या जिस लक्ष्य के लिए हमने नियोजित विकास को अपनाया था उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाए या उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाए। तो इसमें हम इसको स्पष्ट करेंगे। तो नियोजित विकास की उपलब्धियां क्या रही, क्या फायदे रहे नियोजित विकास के देश को, वो हम स्पष्ट कर रहे हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। नियोजित विकास के कारण, क्योंकि हमारी आर्थिक दशा बड़ी दयनीय थी जब हम आजाद हुए और देश की राष्ट्रीय आय बिल्कुल कम थी, तो नियोजित विकास का सबसे पहला कार्य देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना था। तो नियोजित विकास को लागू करने के बाद हमारे देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। जो आरंभ में हमने जो लक्ष्य रखा था, जो जब हमने पहली पंचवर्षीय योजना लागू की, तो देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि का जो हमारा लक्ष्य था वो 3.7% था और 2018-19 में हमने लगभग राष्ट्रीय आय में 7% वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नियोजित विकास से हमने देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि की है। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। नियोजित विकास के कारण न केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है बल्कि देश के प्रत्येक व्यक्ति की आय में भी वृद्धि हुई। जिस समय भारत आजाद हुआ और हमने पहली पंचवर्षीय योजना अपनाई, उस समय प्रति व्यक्ति आय 246 रुपए थी। एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय जिसे वार्षिक है ये 246 रुपए थी और जो 2018-19 में लगभग 13,500 रुपए थी। 1,35,000 रुपए, जो 2018-19 में 1,35,000 रुपए थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नियोजित विकास के कारण भारत की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। जो पहली पंचवर्षीय योजना में 246 रुपए थी, वो 2018-19 में बढ़कर 1,35,000 रुपए हो गई थी। तीसरा पॉइंट है हमारा उत्पादन में वृद्धि। जब देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे उद्योगों और कृषि का उत्पादन बहुत कम था। तो योजना आयोग और नियोजित विकास का मुख्य उद्देश्य देश में औद्योगिक उत्पादन और कृषि उत्पादन को बढ़ाना था और हम अनाज के लिए उस समय दूसरे देशों पर निर्भर थे, लेकिन आज भारत की यह स्थिति है कि खाद्यान्न में भारत आत्मनिर्भर हो चुका है और अपने देश से काफी मात्रा में अनाज दूसरे देशों को निर्यात कर रहा है। इसी प्रकार हम औद्योगिक उत्पादनों में भी आज बहुत से औद्योगिक उत्पादनों में हम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुके हैं। बहुत से उत्पादनों को हम जैसे उर्वरक हैं, दवाइयां हैं, अन्य मैकेनिकल पुर्जे हैं,
उनको हम आज निर्यात करने का कार्य कर रहे हैं। चौथा पॉइंट हमारा है सामाजिक विकास। जब देश आजाद हुआ तो देश सामाजिक रूप से बिल्कुल जर्जर अवस्था में था, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ था। नागरिकों के पास अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहे थे और उन्हें ठीक प्रकार से रहन सहन की सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हो रही। समय के साथ नियोजित विकास अपनाने के कारण देश का सामाजिक विकास हुआ है। आज समानता का अधिकार सभी नागरिकों के पास है। समाज की बहुत सी कुरीतियां जैसे दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह आदि को कानून बनाकर पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस प्रकार से नियोजित विकास अपनाने के कारण भारत का सामाजिक विकास हुआ। अगला जो हमारा पॉइंट है साक्षरता में वृद्धि। जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय भारत की साक्षरता लगभग 18.7% थी और आज हमारी साक्षरता बढ़कर 74.04% हो गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आजादी के समय जो बड़ी जनसंख्या अनपढ़ थी आज वो पढ़ी लिखी हो गई है और भारत की साक्षरता दर काफी बढ़ गई और किसी भी देश के पढ़े लिखे लोग उस देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को बड़े अच्छे ढंग से समझ सकते हैं और देश के विकास में सहायक हो सकते हैं। छठा जो हमारा पॉइंट है वो है निर्यात में वृद्धि। जिस समय हम आजाद हुए उस समय हमारे देश में खाद्यान्नों की बहुत मात्रा में कमी थी। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति योग्य अनाज भी उत्पन्न नहीं कर पा रहे थे। हमें दूसरे देशों से अनाज का निर्यात करना पड़ रहा था, लेकिन आज हम अनाज में पैदा करने में आत्मनिर्भर हो गए हैं और अपने देश से अत्यधिक मात्रा में अनाज दूसरे देशों पर निर्यात कर रहे हैं। इसी प्रकार से औद्योगिक उत्पादनों में भी हमने कई औद्योगिक उत्पादनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है और आज हम बहुत से औद्योगिक उत्पादन दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं। जैसे भारत का बना हुआ सूती कपड़ा, भारत के बने हुए ऑटोमोबाइल्स के उपकरण, भारत से दवाइयां आदि निर्यात किए जा रहे हैं। इस प्रकार से हमने नियोजित विकास की उपलब्धियों को स्पष्ट किया। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है खाद्य संकट और उसके परिणाम। अब हम इसको स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्पष्ट करूंगा कि खाद्य संकट है क्या। जब देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे देश के नागरिकों के सामने खाद्य संकट विद्यमान था। देश के नागरिकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो रहे थे, अनाज उपलब्ध नहीं हो रहे थे। बहुत से लोग उस समय भी भूख के कारण मर रहे थे और आजादी के बाद भारत ने 1962 में चीन के साथ युद्ध किया और 1965 में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध। इन दोनों युद्धों के बाद भारत की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई और भारत के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। इसी दौरान 1965 से 67 में भारत में भयंकर अकाल पड़ा और इस अकाल के कारण देश के सामने और अधिक
खाद्य संकट पैदा हो गया। इस प्रकार से इस अकाल के दौरान पूरे देश में हजारों की संख्या में लोग मौत के ग्रास में समा गए। बिहार राज्य की इस अकाल के दौरान बहुत बुरी हालत थी। सबसे ज्यादा बिहार राज्य को खाद्य संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय देश के एक राज्य से दूसरे राज्य में अनाज की पूर्ति नहीं की जा रही थी, इसलिए बिहार को उस समय खाद्य संकट का अधिक सामना करना पड़ा और अकेले बिहार राज्य में हजारों लोग भूख के कारण मारे गए। तो इस प्रकार से देश ने खाद्य संकट का सामना किया और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उचित मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वो खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। तो खाद्य संकट से हमारा अभिप्राय देश के नागरिकों को उचित मात्रा में भोजन या पोषक तत्वों का न मिलना खाद्य संकट कहलाता है। अर्थात जिस मात्रा में देश के नागरिकों को भोजन और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, अगर उस मात्रा में उनको भोजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते तो वह खाद्य संकट कहलाता है। इसके परिणाम क्या हुए खाद्य संकट के? हमने भयंकर खाद्य संकट 1965 से 67 में सामना किया और वर्तमान में भी हम कुछ मात्रा में खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं और समय से पहले अकाल मृत्यु को प्राप्त हो। सबसे पहला जो इसका परिणाम हुआ वो ये रहा कि खाद्य संकट के कारण देश के सामने अनाज की कमी हो गई और देश को अनाज की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से सहायता लेनी पड़ी। दूसरा खाद्य संकट का जो परिणाम रहा वो था खाद्यान्नों का निर्यात। खाद्यान्नों का निर्यात देश को अपने नागरिकों की अनाज की पूर्ति करने के लिए दूसरे देशों से अनाज का निर्यात करना पड़ा। तीसरा, भारत की साख का ह्रास, क्योंकि भारत को अनाज का दूसरे देशों से निर्यात करना पड़ा, इसलिए जो भारत की जो ख्याति थी उसमें कमी आई। अगला चौथा, भारत को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। आर्थिक संकट, खाद्य संकट के कारण भारत को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। पांचवा पॉइंट, खाद्य संकट के कारण भारत में विदेशी पूंजी की कमी आई। लोगों ने भारत में विदेशी निवेश कम किया और भारत को विदेशी पूंजी के संकट का भी सामना करना पड़ा। खाद्य संकट के कारण देश का बचपन, या ये कह सकते हैं देश के बच्चे और महिलाएं कुपोषण का शिकार हुए। छठा पॉइंट हमारा, खाद्य संकट के कारण देश के बच्चे और महिलाएं कुपोषण का शिकार हुई। इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक खाद्य संकट और उसके परिणाम पूरा होता है। आज
के टॉपिक्स हमारे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।